चलिए आज की क्लास में हम राइटर की सीरीज में बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे नंदलाल बोस को। तो देखते हैं आज नंदलाल बोस जी को। तो इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर, इनका जन्म है 3 सितंबर 1882 और विद्वानों में मतभेद होने के कारण कहीं कहीं माना गया 1883। यानी कुछ विद्वानों ने माना है कि इनका 3 सितंबर सन 1882 में जन्म हुआ था, या कुछ मानते कि नहीं इनका 83 में हुआ था। लेकिन अगर परीक्षा में पूछे तो हम 83-82, अगर पहली बात तो दोनों नहीं देगा, और अगर 83 दिए तो 83 सही माना जाएगा, और 82 दिए है तो 82 सही माना जाएगा। ठीक है, किस जगह किस स्थान पर हुआ था? तो इनका मुंगेर जिले में हुआ था, यानी मुंगेर यानी बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म हुआ। नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ टैगोर के नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रिय शिष्य में एक थे। इससे पहले हमने अवनींद्रनाथ पढ़ाया और बताया भी है कि नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर को। इनको कुछ लोगों ने उपाधि दी, या इन्हें अन्य नाम से भी लोग पुकारते थे। वो अन्य नाम इनका क्या था? मास्टर मोसायर। ठीक, नंदलाल बोस को हम और किस नाम से जानते हैं? मास्टर मोसायर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अक्सर पूछ लेता है कि मास्टर मोसायर उपाधि किस कलाकार की थी? तो नंदलाल बोस की थी। उसके बाद नंदलाल बोस ने नव बंगाल शैली को जन्म दिया। यानी बंगाल शैली को जन्म देने वाले कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। लेकिन नव बंगाल शैली को किसने जन्म दिया? शैली को जन्म दिया किसने? नंदलाल बोस ने। ठीक है, इन्होंने जो है इस शैली को जन्म देने के बाद अपनी कम आयु में, यानी कम उम्र में, तब कम आयु रही होगी इनकी, इन्होंने कम आयु में अपना सबसे पहला चित्र कौन सा बनाया? 1907 में, समथिंग कब? 1907 में नौका विहार और सती, ये 2 चित्र इन्होंने बनाए थे। यानी इनका सर्वप्रथम चित्र माने तो सती था। ठीक है, सती और नौका विहार। इसके बाद इनके इसी सती के चित्र के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सती बनाया, और जब सती इन्होंने यह चित्र सबसे पहले बनाया, और बनाने के बाद इन्होंने सन 1908 में क्या किया? ओरिएंटल यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट यानी ये संस्था है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में इन्होंने अपने इस चित्र को प्रकाशित किया।
ठीक है, जिसमें इन्हें 500 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है सती किसका चित्र है, तो नंदलाल बोस का है। सती को सर्वप्रथम इन्होंने कहाँ प्रदर्शित किया था या प्रदर्शनी में, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पहली प्रदर्शनी में इन्होंने अपने इस चित्र को प्रकाशित किया, जिसमें इन्हें क्या मिला था, 500 रुपए का पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये इन्होंने अपनी शुरुआत में कम आयु में बनाया। ठीक है, अब बात करते हैं नंदलाल बोस ने कई आर्टिस्टों की, मतलब यूरोपियन और इंडियन कलाकारों की प्रतिकृतियां भी बनाई हैं। तो इन्होंने प्रतिकृतियां किसकी किसकी बनाई, किस प्रतिकृतियां, प्रतिकृतियां का मतलब होता है किसी की कॉपी करके बनाना, है ना। तो इन्होंने सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा, इंडियन यानी भारतीय कलाकार में, जो भारतीय कलाकार थे, राजा रवि वर्मा की बनाई। राजा रवि वर्मा के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई या प्रतिकृतियां बनाई। ठीक है, इंडियन आर्टिस्ट में। और यूरोपियन की बात करें, यूरोपियन यानी जो हमारे पाश्चात्य कलाकार थे, उनमें किनकी बनाई, तो माइकल एंजेलो और रैफेल की। किनकी, माइकल एंजेलो और रॉफेल के चित्रों की प्रतिकृतियां बनाई। आपसे अगर क्वेश्चन टीजीटी में पुटअप करता है नंदलाल बोस ने किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिकृतियां बनाई, तो भारतीय हमारे थे राजा रवि वर्मा। और अगर आपसे पूछता है यूरोपियन किन आर्टिस्टों की या किन कलाकारों की उन्होंने प्रतिकृतियां बनाई, तो माइकल एंजेलो और रैफेल की। ठीक है, तो इन्होंने कलाकारों की प्रतिकृतियां भी बनाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये किस संस्था से जुड़े थे, यानी किस संस्था से जुड़े थे। तो ये किस संस्था से जुड़े थे, ये देखिए। तो ये जो है शांति निकेतन संस्था से जुड़े थे। किससे, शांति निकेतन संस्था से जुड़े थे। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने कार्य भी किया। ठीक है, इसके बाद रविंद्रनाथ द्वारा स्थापित, रविंद्रनाथ द्वारा स्थापित, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्थापित किया था विचित्रा क्लब की स्थापना की थी। यानी विचित्रा नामक शिल्प केंद्र या क्लब, विचित्रा नामक शिल्प केंद्र, या कहीं कहीं लिख के आ जाता है विचित्रा क्लब। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर क्लब लिख के आ जाए तो इसी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस संस्था की इन्होंने स्थापना की थी और यहीं पर नंदलाल बोस ने कार्य किया, यानी इस संस्था से ये जुड़े रहे। तो नंदलाल बोस इस संस्था से जुड़े थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ इस संस्था में काम किया। ठीक है, इसके बाद कुछ समय बाद इन्हें ओरिएंटल आर्ट स्कूल में प्रिंसिपल बनाया गया। ओरिएंटल आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल। ठीक है,
ओरिएंटल आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल पद पर नियुक्त किया गया? नियुक्त किया गया। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नंदलाल बोस किस शिल्प केंद्र से जुड़े थे? तो विचित्रा शिल्प केंद्र या विचित्रा क्लब से जुड़े थे। ये क्लब किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। ये किस संस्था से जुड़कर काम किए? तो सबसे ज़्यादा इन्होंने शांति निकेतन से जुड़कर कार्य किया। उसके बाद ये प्रिंसिपल पद पर पहली बार कहाँ नियुक्त किए गए? तो ओरिएंटल आर्ट स्कूल के ये पहले प्रिंसिपल पद पर इन्हें नियुक्त कर दिया गया और यहीं पर इन्होंने क्या किया था? इसी के बाद इन्होंने अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की। कौन कौन गया था? नंदलाल बोस और असित कुमार हरदार गए थे यहाँ की प्रतिलिपियों को तैयार करने। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे किस संस्था से जुड़कर इन्होंने काम किया और किस पद पर रहे। देखिए, कभी कभी बहुत डीपली जाके कहाँ प्रिंसिपल थे ये पूछ लेता है, तो आपको सारे पॉइंट पढ़ने हैं। फिर 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के अध्यक्ष रहे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल लिख लीजिए, ओरिएंटल आर्ट के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष पद पर कार्य किया। ठीक है, इस संस्था से भी ये जुड़कर काम करते रहे और सन 1922 ईस्वी में, यानी 1919 के बाद सन 1922 ईस्वी में या सन 1922 में ऐसे लिखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें इन्हें विश्व भारती कला भवन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। इन्हें विश्व भारती कला भवन के अध्यक्ष बनाया या अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है, यहाँ फिर किस जगह पर इन्होंने कार्य किया? अध्यक्ष पद पर रहे। विश्व भारती कला भवन पर भी ये अध्यक्ष पद पर कार्य किए। किस सन में? 1922 में इन्होंने कार्य किया। फिर सन 1951 तक, इसी मतलब किस सन तक? तो 1951 ईस्वी तक इन्होंने इसी पद पर काम किया। इन्होंने इस पद पर कार्य किया। ठीक, यानी इनका कार्यकाल कब तक चला? 1922 से 1951 तक ये इसी संस्था से जुड़कर कार्य किए। ठीक है, अब नंदलाल बोस ने कुछ पुस्तकें लिखी, जो इनकी सबसे पहली पुस्तक थी। ठीक है, पुस्तक कौन कौन सी है? तो पहली थी शिल्प कला रूपावली। इनकी पहली पुस्तक है शिल्प कला रूपावली। शिल्प कला रूपावली। और इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है शिल्प कथा या चर्चा। शिल्प कथा या चर्चा, ये इनकी दो पुस्तकें थी। अक्सर पूछता है शिल्प कला नाम से किसने पुस्तक लिखी या नंदलाल बोस की पुस्तक का नाम बताइए। तो शिल्प कला, और कहीं कहीं पर रूपावली भी लिख के दे देते हैं, खाली रूपावली लिख के भी आ जाता है। तो याद रखिएगा किसकी है? दोनों नंदलाल बोस की हैं। ठीक है, अब बात करेंगे नंदलाल बोस ने किस
क्षेत्र में, यानी इनके कार्य की शैली क्या थी, तो पद्धति इनकी क्या थी, कार्य करने की पद्धति, यानी किस किस रंगों का प्रयोग और किस किस तरह की चीज़ों पे काम किया है। तो इन्होंने वॉश तकनीकी, जल रंग, ठीक है, जल रंग, टेम्परा, स्याही, ठीक है, स्याही, पेन, ठीक है, लिनो कट, ड्राई पॉइंटिंग, लिनो कट, इन्होंने लिनो में भी काम किया है, ठीक है, लिनो कट, ड्राई पॉइंट, ठीक है, ड्राई पॉइंट, और माउंट बोर्ड पर काम किया है, माउंट बोर्ड पर कार्य किया, ठीक है। तो ये इनके रंग पद्धति, यानी किस किस पद्धति में इन्होंने कार्य किया। अब हम पढ़ेंगे इनकी उपाधियों के बारे में। उपाधि यानी इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई, किस सन में दी गई और कहाँ। तो सन 1950 ईस्वी में, सन 1950 में, ठीक है, इन्हें किस चीज़ की उपाधि दी गई, तो BHU द्वारा इन्हें, BHU द्वारा इन्हें किसकी उपाधि दी गई थी, BHU द्वारा इन्हें डी लिट की उपाधि दी गई। किसकी, डी लिट की उपाधि दी गई, ठीक, यानी इनको ये भी उपाधि मिली थी। फिर सन 1952 में, जस्ट उसी के बाद 1952 में इन्हें विश्व भारती विद्यालय द्वारा, विश्व भारती विद्यालय द्वारा किस चीज़ की उपाधि दी गई, इन्हें देसी कमोत्तर की उपाधि दी गई। की उपाधि दी गई, ठीक है। ये इनकी दो उपाधियां थी, दो और भी हैं, मिटा दे। फिर 52 के बाद, सन 52 के बाद इन्हें सन 1963 में, जस्ट उसी के बाद इन्हें रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता द्वारा, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता द्वारा किस चीज़ की उपाधि दी गई, कलकत्ता द्वारा इन्हें डी लिट की उपाधि दी गई, डी लिट की उपाधि दी गई, ठीक है। फिर जस्ट इसी के बाद सन 1965 में इन्हें जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता द्वारा इन्हें रविंद्र शताब्दी पदक दिया गया। क्या दिया गया, रविंद्र शताब्दी पदक दिया गया, ठीक है, रविंद्र शताब्दी पदक दिया गया। तो ये इनकी 4 उपाधियां थी। पहली इन्हें डीलिट की मिली, दूसरी इन्हें देशोत्तम की उपाधि दी गई, शायद ये वहाँ का विश्वविद्यालय की एक उपाधि होगी। इसके बाद कलकत्ता के डीलिट में, वहाँ भी इनको डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। और रविंद्र शताब्दी पदक कहाँ प्राप्त हुआ, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता में सन 1965 में इन्हें दिया गया।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नंदलाल बोस के चित्रों के बारे में, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा चित्र किस कलाकार में बनाया है, तो इसके बारे में बात करें। तो अब आप देखिए क्या पढ़ेंगे, चित्र। चित्र की शुरुआत करें तो सन 1938 ईस्वी में, सन 1938 ईस्वी में हरिपुर पोस्टर शीर्षक को चित्रित किया। हरिपुर पोस्टर को चित्रित किया। ये कांग्रेस का अधिवेशन था, ठीक है। उसी के दौरान हरिपुर पोस्टर को चित्रित करने, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, हरिपुर अधिवेशन का चित्रण किसने किया, या हरिपुर पोस्टर को चित्रित करने वाले कौन से कलाकार हैं, इस तरह से क्वेश्चन पुटअप करता है। अब ये जो शीर्षक था, यानी जो चित्रित किया, तो इसका शीर्षक क्या था, अक्सर पूछ लेता है कि किस शीर्षक पर इन्होंने चित्र बनाया था। तो इसका शीर्षक था जमीन जोतने वाला या भारतीय किसान। दो तरह से लिख के आता है, जमीन जोतने वाला, जमीन जोतने वाला या इसी को कहते हैं भारतीय किसान, ठीक है। अक्सर पूछ लेता है। हरिपुर पैनल ऐसे भी लिख के आ जाता है, हरिपुर पोस्टर को चित्रित करने का विषय या शीर्षक क्या था, ठीक है। और ये किस माध्यम में था, इसका माध्यम क्या था, यानी ये जो इन्होंने चित्रित किया, तो इस पैनल का या इस चित्रण का माध्यम था टेम्परा, यानी किस पद्धति में बनाया, टेम्परा पद्धति में बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। विषय वस्तु भारतीय ग्राम्य जीवन भी कह सकते हैं, अगर कभी कभी होता है तो ऐसे भी लिख लीजिए, भारतीय ग्राम्य जीवन, ठीक है। बात वही है, अर्थ वही निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लिख के आता है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किस सन में बनाया था इन्होंने, सन 1938 में बनाया था। हरिपुर पोस्टर या हरिपुर पैनल को चित्रित किसने किया था, नंदलाल बोस ने किया था। इसका शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक है जमीन जोतने वाला, और इसके शीर्षक में अगर हम जाएं तो कहीं कहीं पर हमको मिलता है भारतीय किसान या भारतीय ग्राम्य जीवन पर, तो ठीक है। तीनों ही अर्थ एक ही के लिए गए हैं, उनका कोई अलग अलग मतलब नहीं, लेकिन शब्द कभी कभी बदल दिए जाते हैं व्यक्ति या बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। माध्यम क्या था, टेम्परा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक थी, उसके बाद इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक क्या थी, सहज, है ना। पुस्तक का नाम क्या था, सहज पाठ, ठीक है, सहज पाठ। और ये कब बनाया, ये कब की थी, तो 1931 में, ठीक है। 1931 में सहज पाठ, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इंस्टॉलेशन बनाया था। क्या बनाया था, इंस्टॉलेशन, ठीक, इंस्टॉलेशन तैयार किया था, इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये तैयार किया। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक एक और थी, छायांक। इनकी अदर पुस्तक, दूसरी पुस्तक का क्या नाम था, छायांक। ये जो पुस्तक थी छायांक, ठीक है, छायानिका है, सॉरी, छायानिका, ठीक। इस पुस्तक के लिए इन्होंने क्या किया था, इस पुस्तक के लिए इन्होंने अलंकरण तैयार किया था, ठीक है। इस पुस्तक का क्या किया, इन्होंने अलंकरण किया। तो रविन्द्रनाथ की दो पुस्तक के लिए इन्होंने काम किया, एक सहज पाठ का इंस्टॉलेशन किया था और छायांक का अलंकरण किया था, किसने, नंदलाल बोस ने। फिर इनके बाद एक पुस्तक और थी, गीतांजलि। इनकी अदर एक पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्होंने क्या किया था, चित्रण कार्य किया, ठीक है, चित्रण कार्य किया। और चित्रण कार्य करने पर कितने चित्रों को इन्होंने बनाया था, तो समथिंग हमें लग रहा है शायद 30 के आसपास, ऐसे 22 के आसपास चित्र बनाए थे, ठीक है। तो ये इनकी कुछ पुस्तक, और पहला इनका सबसे फेमस हरिपुर पोस्टर किसने तैयार किया था, क्योंकि ये कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था,
उस दौरान इन्होंने ये चित्रण कार्य किया। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। सन 1928 ईस्वी में, सन 1928 में, ठीक है 28 में इटालियन म्यूरल तकनीक, यानी इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, इटालियन म्यूरल तकनीक, ठीक है, इस तकनीक का प्रयोग किया और तकनीक का प्रयोग करके विशाल भित्ति चित्र बनाया। कौन सा चित्र बनाया, विशाल भित्ति चित्र बनाया, विशाल भित्ति चित्र बनाया। चित्र का नाम क्या था, चित्र का नाम है दूल्हे की सवारी, दूल्हे की सवारी। ठीक है, ये क्या है, इनका भित्ति चित्र है। अगर आपसे पूछ ले दूल्हे की सवारी किसने चित्रित किया, नंदलाल बोस ने किया, और ये कैसा चित्र है, तो ये भित्ति चित्र है, और किस पद्धति में बनाया गया हो, तो म्यूरल है, यानी इटालियन तकनीक का प्रयोग किया है। इसके बाद है पांडवों का हिमालय आरोहण, इनका चित्र है पांडवों का हिमालय आरोहण। ठीक है, आरोहण, ये इनका चित्र है, और इस चित्र में इन्होंने 1 घंटे में 15 फीट लंबा चित्र बनाया था। इसकी विशेषता ये है कि इस चित्र को इन्होंने 1 घंटे में 15 फीट लंबा चित्र बनाया था। ठीक है, कभी हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन लिख के 1 घंटे 15 मिनट में नंदलाल बोस ने किस चित्र को बनाया, तो पांडवों का हिमालय आरोहण। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ पांडुलिपि भी, उनका भी चित्रण किया। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि तैयार की थी। क्या, भारतीय संविधान की मूल, यानी जो मूल रूप से है, मूल पांडुलिपि का चित्रण भी किया। मूल पांडुलिपि का चित्रण किया, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रण किया, क्वेश्चन पूछ लेता है किसने भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण किया है, ऐसे पूछता है, किया। ठीक है, ये जब चित्रित किया तो इन्होंने इसमें कितने चित्र बनाए, कभी पूछ लेता है, तो 22 चित्र बनाए थे। कितने बनाए, 22 चित्र बनाए। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सन 1954 ईस्वी में, अब इनके चित्रों को पहले पढ़ लेते हैं, फिर इनकी एक लास्ट उपाधि बढ़ा देंगे आपको। ठीक है, चित्र, अब हम सीरियल से इनके चित्र लिख रहे हैं क्योंकि याद करने में आसानी हो। तो सती पहला बताया आपको, ठीक है, शिव का विषपान, शिव का विषपान, ठीक है, शिव का विषपान। शतरंज खेलते कौरव पांडव, शतरंज खेलते कौरव पांडव, और ये किस सन में बनाया था, तो ये बनाया था 1930 में। ठीक है, नेट के हिसाब से सन भी पूछ लेता है, कब बनाया था, 1930 में। फिर है काली नृत्य, काली नृत्य, ये बनाया है इन्होंने 1932 में। ठीक है, इसके बाद है महिषासुर मर्दनी, ये बहुत पूछा जाता है, महिषासुर मर्दनी। ठीक है, महिषासुर मर्दनी, ये इन्होंने बनाया था 1936 में, 1936 में। ठीक है, इसके बाद है बनारस का दृश्य, बनारस का दृश्य, और इस बनारस के दृश्य को जो बनाया था ये पोस्ट कार्ड पर स्याही पेन से बनाया था। किस माध्यम से, तो पोस्ट कार्ड पर, ठीक, पोस्ट कार्ड
पर स्याही पेन माध्यम से, स्याही पेन के माध्यम से। ठीक, याद रखिएगा। हाँ, इसके बाद है कर्ण सती का देह त्याग, सती का देह त्याग, सती का देह त्याग। इसके बाद है, कोई दिक्कत, सती का देह त्याग। ठीक है, सती के देह त्याग के बाद है कर्ण का सूर्य पूजन, कर्ण का सूर्य पूजन। ठीक, इसके बाद है आपका कर्ण का सूर्य पूजन, भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा। ठीक, भीष्म प्रतिज्ञा के बाद है आपका भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री और यम, सावित्री, ये भी बहुत पूछा जाता है, सावित्री और सावित्री और यम। ठीक है, यहाँ तक हो गया, सावित्री यम, यहाँ तक इन्होंने बनाया। इसके बाद है नेक्स्ट और देख लीजिए, लगभग इन्होंने 4-5 हज़ार तो बना ही डाली होंगी। सावित्री और यम, नौका विहार, नौका विहार। ठीक, इसके बाद है नौका विहार के बाद है धनुर्विद्या सिखाते गुरु द्रोण, धनुर्विद्या सिखाते गुरु द्रोण, सिखाते गुरु द्रोण। इसके बाद है उमा की जल समाधि, उमा की जल समाधि। ठीक है, इसके बाद है उमा की जल समाधि। उसके बाद है कृष्ण व अर्जुन, कृष्ण व अर्जुन बहुत पूछी जाती है। ठीक है, कृष्ण व अर्जुन। इसके बाद है आपका वर्षा से धुला कोणार्क, ये बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? वर्षा से धुला कोणार्क, वर्षा से धुला कोणार्क। ठीक है, इसके नेक्स्ट है 1923 में बनाया था इन्होंने, 1923 में तूफानी रात, तूफानी रात। गुरुदेव और नतर्की, गुरुदेव और नतर्की। नेक्स्ट है चीड़ का जंगल, चीड़ का पेड़ है। ठीक है, चीड़ का जंगल। इसके बाद है संथालों का लवाई नृत्य, संथालों, ये बहुत पूछा जाता है, संथालों का लवाई नृत्य, लवाई नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट है अरहर का पौधा, अरहर का पौधा। नेक्स्ट है देवदासी, देवदासी, और यहाँ लिखे दे रहे हैं नेक्स्ट। देवदासी के बाद है इनका प्रतिक्षण बदलती प्रकृति आदि, प्रतिक्षण बदलती प्रकृति आदि। एक लास्ट है कोपाई नदी, ड्राई पॉइंट में बनाया है, कोपाई नदी, कोपाई नदी ड्राई पॉइंट, ड्राई पॉइंट। ठीक है, तो ये थे इनके चित्र, और आज चित्रों के विषय में जाना। एक और है राम किंकर बैज का शिल्प बनाया था इन्होंने जल रंग से। किसका? राम किंकर बैज का। ठीक है, चित्र है राम किंकर बैज का शिल्प, और ये किस में बनाया था? तो जल रंग से। ठीक है, तो ये आज हमने कुछ नंदलाल बोस के पढ़े चित्र, और इसके आगे की क्लास में थोड़ा सा इनके बारे में विशेष कुछ नोट करके टॉपिक हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास में देखेंगे।